नमस्कार बच्चों। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो हमने पिछले पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में ये चर्चा करी थी कि सोवियत संघ का विघटन किस तरह से हुआ, वो कारण किस तरह से उत्तरदायी थे जिनके कारण से विघटन हुआ था। आज उन कारणों पर चर्चा करेंगे। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? तो सबसे पहले सोवियत संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की जो कमजोरी थी, आर्थिक संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं की जो कमजोरी थी, उस कमजोरी की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो राजनीतिक संस्थाओं की कमजोरी पहले हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, वास्तविकता यह है कि राजनीतिक संस्था की कमजोरी इतनी जिम्मेदार नहीं थी सोवियत संघ के विघटन की, जितनी कि आर्थिक कमजोरी। मैंने आर्थिक जो कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे हैं सोवियत संघ के विघटन के, मैंने उन पर 3-4 बार टिक लगा रखे हैं। देखिए, 1 2 3 4 5, ये 6 7, एक ये वाला, ये भी। तो पहला, राजनीतिक संस्थाओं की कमजोरी क्या थी कि एक पार्टी का निरंकुश शासन था। यानी पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन थी उनमें जो वीकनेस थी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एक पार्टी का, सिंगल पार्टी का कैसा शासन था? निरंकुश। निरंकुश मतलब डिक्टेटरशिप थी उसकी, जो वो चाहती थी वही करती थी, और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी वो पार्टी। अर्थात वो जो पब्लिक थी उसके प्रति वो रेस्पॉन्सिबल नहीं थी, इररेस्पॉन्सिबल थी। जनता उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकती थी। और सारी पार्टी में, राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था। अपने ही लोगों को वो राजनीतिक पार्टी में लिया करते थे, अपने भाई भतीजे को, और इस तरह से एक पूरा राजनीतिक भ्रष्टाचार था। आम लोग, जो कि श्रमिकों के लिए ये क्रांति करी गई थी जब सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, लेकिन श्रमिक वहां कहीं नहीं थे। श्रमिक केवल अपना श्रम करते थे, और जो राजनीतिक नेता थे उनके बच्चे उस राजनीति में जाते थे और पार्टी के बड़े बड़े पदों पर पहुंचते थे। तो ये राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल करप्शन था। दूसरा जो मेन कारण है, मैंने टिक लगा रखे हैं 3-4, देखिए, आर्थिक संस्थाओं की कमजोरी यानी वीकनेस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। मैं इंग्लिश में भी ये आपको बताए दे रहा हूं, जिससे कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा इसको समझ लें कि जो वीकनेसेस काई की इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में वीकनेसेस थी। किस तरह की वीकनेस थी कि सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार, यानी कि जो सारी के सारी नौकरियां वहां सरकारी थी, सारी फैक्ट्री सरकारी थी, सारे बड़े बड़े उद्योग सरकारी थे, और उनमें भी जो यूनियन बनती थी, यूनियन का जो लीडर होता था वो लीडर भी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई एक लीडर होता था, और कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर, जो मजदूरों का लीडर होता था, वो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर सोवियत के लिए चुना जाता था। सोवियत यानी सोवियत संघ में जो कानून बनाने वाली संस्था होती थी, वहां से एक लीडर चुना जाता था, और लीडर एक ही पार्टी का होता था। अर्थात कोई भी उनको चॉइस नहीं थी, केवल एक पार्टी थी, एक ही लीडर खड़ा होता था और उसी लीडर को चुनना होता था। यानी उन मजदूरों के पास, उन कामगारों के पास कोई भी अल्टरनेट नहीं था, कोई भी चॉइस नहीं थी। सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जो प्रोडक्शन निम्न स्तर का था, यानी कि जो उसका प्रोडक्शन का जो लेवल था बहुत लो था, यानी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? मैंने एक उदाहरण बताया था कि किसान, वहां का किसान सरकारी किसान था, सरकारी किसान, उसको तनख्वाह मिलती थी। अब मान लो उसको केवल एक बटन दबाना था, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, बटन दबाना था रात को जाकर के कि जी भाई
पानी लगाना है खेत में, और वो पेड़ बड़े हो रहे थे लेकिन पानी जरूरत थी, और वो उसने तो सोच रखा था कौन सा मेरा खेत है, कौन सा इसकी उपज मुझे मिलेगी, मुझे तो तनख्वाह मिलेगी, बस वो सो गया। और दूसरे दिन फिर से जो है ना लाइट आती थी रात में, और रात में वो ठंड के मारे फिर दूसरी रात को भी सो गया, और इस तरह से तीसरे दिन आते आते फसल सूख गई, तो प्रोडक्शन कहां से होगा। उसी तरह से बच्चों और दूसरी सरकारी संस्थाओं में, आप सरकारी संस्थाओं के बारे में जानते हैं काम किस ढंग से होता है, काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वहां पर प्रोडक्शन कैसा था, निम्न स्तर का था, बहुत लो लेवल का था, और उत्पादन में इसी की वजह से कमी थी। जो प्रोडक्शन में जो कमी थी, जो प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी थी वो भी कम हो रही थी, यानी गेहूं के खेत में गेहूं पैदा नहीं हो रहा था, जो उद्योग थे उद्योगों में जो औद्योगिक उत्पादन था वो कम हो रहा था। एक तो उनका लेवल जो इसकी क्वालिटी थी वो कमजोर थी, वो निम्न स्तर की थी, लोअर लेवल की थी, प्रोडक्शन भी कम हो रहा था। इसकी वजह से जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, उनकी कमी हो रही थी, लोगों की आशाओं और इच्छाओं का पूरा नहीं कर पा रही थी। वहां की जो आर्थिक और राजनीतिक संस्था लोगों की आकांक्षाओं, लोगों की जो डिजायर थी, एम्बिशंस थी, लोगों की द एम्बिशंस एंड डिजायर ऑफ द पीपल वर नॉट कंप्लीटेड, अर्थात उनकी जो लोगों की जो इच्छाएं थी, आशाएं थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और साथियों, ये जो चीज है, ये असली कारण है, ये आर्थिक कारण जो मैंने ये बताए हैं, ये ही उसके विघटन के मुख्य कारण बने। हथियारों पर अत्यधिक खर्च, अमेरिका से होड़ कर रहा था, हथियारों पर खर्च कर रहा था। मैं इस भाइयों साथियों में बताना चाहूंगा, हथियारों पर खर्च तो अमेरिका भी कर रहा था, अमेरिका क्यों नहीं टूटा, तो ये कोई कारण नहीं था, असली ये कारण नहीं था। साम्यवादी पिछड़े हुए देशों पर भी खर्च करता था वो, और ये भी असली कारण नहीं था। भाई अमेरिका भी अपने साथी देशों पर खर्च करता था, उसके पास पैसा कहां से आ रहा था, उसका जो सिस्टम था वो प्राइवेट सिस्टम था, प्राइवेट वाला एक बस बनाता है, एक बस से दो, दो से तीन, तीन से चार, और इस तरह से बस बनती चली जाती है। कोई भी काम करता है प्राइवेट वाला तो उनको एक प्रेरणा रहती है कि भाई मेरा काम है। इसलिए जो पूंजीवादी जो सेक्टर था, जो देश पूंजीवादी थे, वो विकसित होते चले गए, और वहां पर विकास का धारा बहने निकली। लेकिन इन साम्यवादी देशों में सब सरकारी था, इसलिए वहां जो है ना वो उतना विकास नहीं हो पाया, और ये एक बहुत बड़ा कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। साथ में गोरबाचोव की नीतियां, साथियों ये जो है, एक तो आर्थिक संस्थाओं की कमजोरी, और दूसरा गोरबाचोव की नीति में कुछ नीति तो बहुत अच्छी थी, और सारी ही नीति अच्छी थी, लेकिन जिस तरह की वहां व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था में जो ये वाली जो नीति उन्होंने लाए, ग्लासनोस्ट की नीति, ये बहुत नुकसानदायक निकली वहां पे, क्योंकि उससे पहले वहां किसी को बोलने की आजादी नहीं थी। जो बताया जाता था, जो सुनाया जाता था, उसी को वो मानते थे वहां के लोग। लेकिन गोरबाचोव ने खुलेपन की, ग्लास तो मतलब खुलापन की नीति, बोलने की आजादी मिल गई। पहले बोलने पर किसी को भी मौत की सजा दे दी जाती थी, वहां जेल में डाल दिया जाता था, बोलने की आजादी नहीं थी कुछ भी। वहां पर एक तरह से लोहे के पर्दा था, यानी कि सोवियत संघ से निकल करके कोई बात बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन जब बोलने की आजादी दे दी तो वहां से जो है ना बातें निकल के दूसरे देशों में जाने लगी, और दूसरे देशों की बातें वहां आने लगी। साथियों मैं यहाँ पे आपको चीन की बात बताना चाहूंगा। चीन ने ये खुलापन नहीं लाया, चीन ने पेरेस्ट्रोइका के माध्यम से कुछ परिवर्तन किए, इसी तरह की पेरेस्ट्रोइका की पुनर्गठन की उसने काम किए, लेकिन उसने लोकतंत्र नहीं लाया। ये गोरबाचोव लोकतंत्र ले आए, इस पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना के माध्यम से पुनर्रचना कार्य करी उन्होंने। जो शासन व्यवस्था थी उसमें लोकतंत्र ले आए, और जो सरकारी जो चीजें थी उनको धीरे एक साथ प्राइवेट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते तो शायद नहीं होता सोवियत संघ का विघटन, पर वो जल्दी जल्दी करने लगे, और आध्यात्मिक विकास भी उसका कोई कारण नहीं था विघटन का। अच्छा होता आध्यात्मिक विकास तो, निजीकरण भी कारण नहीं था।
लेकिन निजीकरण क्या, उन्होंने जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया। साथियों, चीन की यहाँ पे आपको बात समझनी पड़ेगी। चीन ने अपने यहाँ लोकतंत्र नहीं लाया। चीन में सारा कुछ सरकारी था, लेकिन चीन ने ये देखा कि सरकारी सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, तो उसने ये निजीकरण करना शुरू करा। और निजीकरण कैसे करा? सबसे पहले उसने खेती को, जो खेत सरकारी थे, उन सरकारी हजार बीघा 10,000 बीघा के फार्मों में कुछ नहीं होता था, किसान कुछ करते नहीं थे। जैसे सोवियत संघ के किसान नहीं करते थे, उसी तरह से चीन के किसान भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने चीन के किसानों को कहा, भाई ये 100 बीघा तुम्हारे हैं, 2-4 हजार रुपए देकर के उनसे कहा आप इसकी खेती करो। और जब उन किसानों को ये लगा कि अब ये खेत हमारे हैं, तो एक स्वतः प्रेरणा मिलती है। जब आदमी अपना काम करता है तो उसको प्रेरणा मिलती है। साथियों, इस व्यवस्था में जो सोवियत संघ में चल रही थी इससे पहले, उसमें प्रेरणा नहीं थी, उसमें मोटिवेशन नहीं था, सरकारी था। सरकारी में तो कुछ करो या ना करो, सरकार की तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन जब प्राइवेट हो जाता है तो अपना जब लगने लगता है, तो अपना मोटिवेशन होता है, अपना लगता है, तो सरकार, तो फिर आदमी अपनी मेहनत करता है। जब उनको वो खेत चीन में जब खेत उनको अपने हो गए, तो उन्होंने उन खेतों में बड़ी मेहनत करी और खूब चावल, गेहूं, अनाज, सरसों, दाल सब पैदा होने लगा और उनसे संबंधित उद्योग चलने लगे। साथियों, चीन में तरक्की होना शुरू हो गई। आज चीन देखो, उसमें यही एक पार्टी का शासन है, जनता के प्रति जवाबदेही भी नहीं है, पर वहां पर राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है। अगर होता भी है तो उसको बड़ी कड़ी सजा मिलती है। उसकी और उसके आसपास के सब भाई बहन, भाई भतीजे, दोस्त मित्र, सबकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है चीन में। तो साथियों, मैं चीन का उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि चीन क्यों नहीं विघटित हुआ, चीन क्यों नहीं टूटा, चीन का क्यों नहीं डिसइंटीग्रेशन हुआ। वहां पर अभी भी एक पार्टी का शासन चल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चल रहा है, लेकिन वहां उसने सरकारी जो नीति थी, जो सरकारी संस्थाएं थी, जो आर्थिक संस्थाएं सरकारी थी, वो सब खत्म कर दी। उसने क्या, निजीकरण शुरू करा। और निजीकरण कहां से शुरू करा उसने? खेतों से। जब खेतों में खूब पैदा होने लगा, उद्योग चलने लगे, तो फिर उसने विदेशी पूंजी मंगाई। विदेशियों से जाकर के कहा कि आप हमारे यहाँ पूंजी लगाइए, आप हमारे यहाँ उद्योग लगाइए। उद्योग लगाने के लिए उन्होंने कहा कि हमें जगह चाहिए 4 बीघा। उन्हें 4 बीघा नहीं, आपको 10 बीघा मिलेगी। और उसने किसान से कहा, हाँ भाई किसान, इनको 10 बीघा जमीन दो। अगर किसान मना कर देता, क्योंकि वहां पे एक पार्टी का शासन है, गोली का शासन है, ये मान लो, तो किसान मना नहीं कर सकता था, मना नहीं कर सकता। वहां पे चीन ने कहा कि 10 बीघा खेत दो, तो 10 बीघा उसको देना पड़ा। नहीं देता तो गोली। तो क्योंकि चीन की सरकार कहती खेत हमने दिए तुझको, ये खेत हमारे हैं, तेरे नहीं है, तुझको हमने खेती करने के लिए दिए हैं। और खेती करेगा तो अपनी मेहनत करेगा, तो जो पैदा करेगा वो तेरा होगा, लेकिन खेत तेरा नहीं है। तो उन्होंने, चीन ने निजीकरण को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे करके सारे उद्योग उन्होंने निजीकरण की तरफ चल दिए। विदेशी पूंजी आई तो खेत में वो फैक्ट्री बनी। फैक्ट्री में जो ईंट कहां की लगी? चीन की। रोड़ी कहां की लगी? चीन की। सीमेंट कहां का लगा? चीन का। फैक्ट्री बनी, फैक्ट्री में माल पैदा होने लगा, मोबाइल, टीवी, एलईडी और बड़ी बड़ी चीजें बनने लगी। साथियों, वो क्या हुआ कि जो उद्योग सारे ठप्प पड़े हुए थे चीन में, 5-6 साल के अंदर, 90 के दशक के बाद चीन तरक्की पर तरक्की करता चला गया। उसने इकोनॉमिक जोन बनाए, बहुत बड़ी जगह लेकर के इकोनॉमिक जोन बनाए। उस जोन के अंदर, पूरी बाउंड्री वाल के अंदर कई सारे उद्योग, और उन्हीं उद्योगों में से माल निकलता, टैक्स देता और सारी लेबर काम करती, सस्ती लेबर थी वहां पर। और चीन धीरे धीरे तरक्की करता गया। चीन में डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, चीन विघटित नहीं हुआ, चीन टूटा नहीं। साथियों, अमेरिका भी नहीं टूटा। अमेरिका में तो सारे राज्यों को ये आजादी है कि कोई राज्य कभी भी अलग हो सकता है, लेकिन अमेरिका नहीं टूटा, क्योंकि वो प्रॉस्परस होता जा रहा था। अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था थी, और वहां पर एक प्रेरणा होती है पूंजीवादी व्यवस्था में कि भाई ये तुम्हारा है, निजी को वो अपने हिसाब से, और वो पूरा मन लगा करके काम करता है। सरकारी व्यवस्था में मन लगा करके काम नहीं होता है। ये कारण था सोवियत संघ के विघटन का। तो निजीकरण करा, पेरेस्ट्रोइका के माध्यम निजीकरण करा उन्होंने, लेकिन निजीकरण की जो रफ्तार थी वो ऐसी नहीं थी कि
जनता की आशाएं और अपेक्षाएं जल्दी से पूरी हों। जनता अपना धीरज खो चुकी थी। जनता के धीरज खोने की वजह से सरकार से जनता का गोरवोत्सव की नीतियों से भी जनता का मोह भंग हो गया था। तो साथियों, जनता बड़ी उतावली हो रही थी कि जल्दी से हम पश्चिम के देशों की तरह, जर्मनी की तरह, पश्चिमी जर्मनी की तरह, फ्रांस की तरह, इटली की तरह हम भी विकसित हों जल्दी से। लेकिन ये विकास एक घंटे में, एक दिन में या एक साल में नहीं होता, उसके लिए टाइम चाहिए। गोरबाचोव सही काम कर रहे थे, लेकिन ये कुछ एक खुलापन देने की वजह से जनता ज्यादा वोकल हो चुकी थी। जगह जगह प्रदर्शन और हड़ताल और डिमांड होना शुरू हो गई। साथियों, पुराने जो कम्युनिस्ट लोग थे, उनके सारे के सारे जो कम्युनिस्ट पुराने लोग थे, कम्युनिस्ट सरकार चल रही थी, वो गोरबाचोव की नीतियों से खपा थे कि क्यों ये इस तरह से प्राइवेट करते जा रहे हैं। तो ना तो जनता गोरबाचोव की तरफ रह पाई और ना पुराने लोग रह पाए। गोरबाचोव बिल्कुल अकेले पड़ गए। साथियों, ये बहुत बड़ा कारण रहा सोवियत संघ के विघटन का। और इन सब के बाद मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सोवियत संघ में इन सारी बातों के बावजूद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सोवियत संघ का विघटन तो होना ही था। चाहे गोरबाचोव नीति लागू करते या ना करते, कुछ भी होता, होना ही था। क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपको सुनने वाली बात है। यहां पर ये जो देश हैं, देखिए मैं पहले बता चुका हूं, और ये देश हैं सोवियत संघ के, ये एस्टोनिया, आपको दिख रहा होगा, ये एस्टोनिया, ये लिथुआनिया और लातविया। ये लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये आपको दिख रहे होंगे। ये देश कभी भी सोवियत संघ के साथ रहना नहीं चाहते थे। इनके अलावा यूक्रेन और जॉर्जिया, ये देश भी सोवियत संघ से जल्दी ज्यादा आत्मसात नहीं हो पाए थे। ये आजादी चाहते थे। यहां पर अपनी राष्ट्रवादी भावना यहां पर बहुत बलवाली थी। पर ये एक इतिहास की बात है, होता या नहीं होता, लेकिन इन सारी नीतियों की वजह से वहां पर सोवियत संघ का विघटन हुआ। साथियों, एक बात और कही जाती है कि ये जो देश, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश हैं, तुर्कमेनिस्तान और आपका अजरबैजान, ये जो देश हैं, देखिए जॉर्जिया, ये जो देश हैं आपको दिख रहे होंगे, ये तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ये देश ऐसा समझाता था कि इन देशों की संस्कृति रूस के देश से, रूसी गणराज्य के और जो साथी देश हैं उनसे नहीं मिलती। यहां पर पहले विघटन होगा, लेकिन इन देशों ने सोवियत संघ के साथ ही रहना स्वीकार करा था। सोच रहे थे कि सोवियत संघ के साथ ही रहेंगे, लेकिन अंततोगत्वा ये भी अलग हुए और इस तरह से 15 के 15 गणराज्य रूस समेत सब अलग हो गए और सोवियत संघ का विघटन हो गया। और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को वहां की जो सोवियत संघ का जो स्थान था यूनाइटेड नेशन में, सुरक्षा परिषद में, वो गद्दी रूस को मिली और इस तरह से सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों में हो गया। साथियों, अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि सोवियत संघ के विघटन की परिणतियां क्या हुई, उसके परिणाम क्या हुए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए देव चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें। अगर शेयर करेंगे तो आप जैसे और बच्चों का भी भला होगा। जितने साथी हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और आपके जितने भी साथी हैं उनको शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।